हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। हरी अप, ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट। अभी तक हमने जितना किया उतना क्लियर है। अभी तो आज हमें प्राइवेट डिफेंस के एग्जांपल्स भी करने हैं, केस लॉ भी करने हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे अबेटमेंट, ठीक है, और फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो मेरा टारगेट ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फ्राइडे को आपकी मेरी क्लास नहीं होगी, और शायद फ्राइडे को आपकी और संदीप सर की भी क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि शादी का सीज़न है तो फिर अब शादी में भी जाना है, ठीक है। तो कल फ्राइडे तो आपकी मेरी क्लास डेफिनेटली नहीं है, तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, ठीक है। तो आप जितना हो जाएगा क्रिमिनल कॉन अबिट सॉरी अटेम्प्ट तक, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन अटेम्प्ट एज वेल, अटेम्प्ट भी हम कर चुके हैं, तो वहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल के लिए एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कल मेरी क्लास आप लोग के साथ होगी 6 से 7:30। पहले सर की हो जाएगी, फिर मेरी होगी आपकी 6 से 7:30, राइट। चलो, अब जो है आप कुछ चीज़ों को समझो। पहले तो मुझे ये बात बताओ कि मैंने जिस तरह से आपको प्राइवेट डिफेंस लर्न कराया है, वैसे आपको प्राइवेट डिफेंस लर्न हो गया है। यू हैव टू मेक द पेयर्स 34 एंड 44, देन फिर 35 की किसके अगेंस्ट, 36 की कौन करता है, 37 कब जो है वो नहीं मिलता है, राइट। उसके बाद फिर 38, 39, 40 बॉडी के लिए, 41, 42, 43 प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। और उसको याद रखना है TRMTCT की थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है, राइट। अब मुझे नहीं लगता है इसमें आप प्रीलिम्स में कुछ गलत करके आओगे। चलिए, थैंक यू सो मच तहसीन। चलो, अब जो है ना कुछ कुछ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स करते हैं, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अबेटमेंट का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट अबेटमेंट के लिए हमें सारे सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सेक्शन इसलिए भी नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हर चीज़ जो है वो एग्जाम में अबेटमेंट से नहीं आती है। चलो देखो, मैंने आपको उस दिन लॉजिक बताया था। मैंने आपको उस दिन बताया कि ह्यूमन राइट्स जैसा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि कब कब जो है वो आर्टिकल 21 जो है वो पिक्चर में आता है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने एक एक करके जो है वो ये भी डिस्कस किया कि प्राइवेट डिफेंस कब हम ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते, कब जो है वो हमारी लाइबिलिटी है कि इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हम लाइबल हैं, और कब जो है वो हम सेफ़ हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है इसे डिस्कस किया। तो अब एक चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द पॉलिसी बिहाइंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि क्या पॉलिसी है बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो हम कह रहे हैं वही वाली चीज़ कि भाई हम प्राइमरी राइट लेकर चल रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स लेके चल रहे हैं कि हमारे बेसिक राइट है, और एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन, क्योंकि हमें अपने आप को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। आप मेरी बात समझो, मैंने आपको नेसेसिटी में भी यही चीज़ समझाई थी ना कि आई अंडरस्टैंड कि आपको राइट नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर सकें, आप किसी को मार सकें, बट आपका ये राइट तो है कि कोई आपको मार रहा हो तो यू शुड नॉट रैन अवे, आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो यही वाली चीज़ है कि अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप भागेंगे नहीं, आप अपने डिफेंस में एक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीट। रिट्रीट क्या है कि आप एक चीज़ को देख के भाग जाओ कि अरे मेरे ऊपर तो डेंजर आ रहा है, बट एक चीज़ को लॉ ने आपको हक दिया है कि आप एक चीज़ के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए डिफेंस ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट डिफेंस। अब आप देखो, मैंने आपको रिट्रीट की डॉक्ट्रीन का जो है वो बता दिया था, केस लॉ भी बता दिया था, एंड दैट वाज योगेंद्र मुरारजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। चलिए, अब ना हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। आई होप आपको रिस्ट्रिक्शन क्लियर है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल साफ आपको ये बता देती है कि आप उतना ही हार्म कॉज कर सकते हैं जितना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अगर हार्म कॉज करते हैं तो फिर आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। ये चीज़ आपको रिस्ट्रिक्शन हमेशा दिमाग में रखनी है। चलो,
देखो एक ना एग्जाम्पल है कि एच और डब्ल्यू हस्बैंड एंड वाइफ है, ये आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में ही मिलता है। एच और डब्ल्यू हस्बैंड एंड वाइफ है। वाइफ जो है वो बहुत परेशान हो जाती है एंड शी स्टार्टेड लिविंग नाउ विद हर फादर एंड ब्रदर। वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर फादर और ब्रदर के पास आ जाती है। एक दिन क्या होता है, हस्बैंड जो है वो फादर और ब्रदर के घर पे विजिट करता है और वाइफ वहाँ पे होती है। और वो क्या करता है कि वो जैसे ही घर में एंटर करता है वो ही स्टार्टेड ड्रैगिंग हिज वाइफ, वो उसको पकड़कर ड्रैगिंग इट्स लाइक घसीटना शुरू कर देता है, ठीक है। और तो क्या होता है कि अपनी डॉटर की ये हालत देखकर उसके फादर बोलते हैं मारो मारो मारो। प्लीज अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ दे वर लिविंग टुगेदर, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर अपने फादर के पास आ जाती है। एक दिन जो है हस्बैंड जो है वो फादर के घर पे आता है और जैसे ही वो घर पे एंटर करता है वो गेट खोलते हैं, वो अपनी वाइफ को ड्रैग करना शुरू कर देता है और अपनी डॉटर की ये हालत देखकर फादर बोलते हैं कि मारो मारो मारो। और क्या होता है कि ये सुनने के बाद जो ब्रदर होता है उसकी उसकी नॉर्मल कोर्स का रूटीन में यही रहता है कि वो अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रखता है। लेकिन वो छोटा तो छोड़ दो, वो अपनी जेब में एक चाकू रखता है, नाइफ रखता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपने पॉकेट्स में या उसमें नाइफ रखते हैं, ठीक है, जो फोल्ड हो जाता है। तो जैसे ही उसके मतलब कि फादर सुनते हैं कि जैसे ही उसके ब्रदर सुनते हैं मारो मारो मारो, तो वो क्या करता है अपनी पॉकेट से वो नाइफ निकालता है और एच को स्टैब कर देता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एच को स्टैब कर देता है। अब जो है वो क्या होता है कि वो एक ही बार उसको जो है वो स्टैब करता है, बट एक ही बारी में वो स्टैबिंग जो है वो उसके हर्ट पर स्टैब किया जाता है, ठीक है। अब जो है एक स्टैब लगते ही, वन स्टैब जब वो नाइफ का करता है तो एच जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है और सेंसलेस हो जाता है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो अब जो है कहानी ये है कि अब यहाँ पर कि ऑब्वियसली ये लगा के चलो कि एच सपोज एच की डेथ हो गई तो एच के लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल करेंगे। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस केस में जो ब्रदर है, क्योंकि ब्रदर ने स्टैब किया है, तो जो ब्रदर है उस ब्रदर पर मतलब उस ब्रदर को डिफेंस मिलेगा या फिर जो है क्या कहते हैं ब्रदर को डिफेंस नहीं मिलेगा? बहुत सोच समझ के आंसर देना है, कोर्ट अपने प्रेसिडेंट्स को बहुत अलग तरह से सेट करती है। व्हाट डू यू थिंक? आप सिर्फ ये मत देखो कि ब्रदर ने जो है चाकू निकाला और स्टैब कर दिया। क्या लगता है? नहीं मिलेगा? अच्छा कुछ ओके, और बताओ। अच्छा ओके, तो अब देखो आप लोग कह तो सही रहे हो और मुझे भी यही लग रहा था, बट इस केस में उसने डिफेंस लिया कि भी क्या कहते हैं कि जिस तरह से वो ये सब काम कर रहा था और ये सब चीज़ें थी, तो फादर और ब्रदर देख नहीं पाए तो उनको जो है अपने डिफेंस में एक्ट करना ही करना पड़ा। और यहाँ पर ब्रदर की इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने की नहीं थी, उसने तो सिर्फ एक ही बारी स्टैब किया था। अब एक बारी की स्टैबिंग अगर हर्ट में ही लग गई तो उसको इस चीज़ की कोई वो नहीं थी, नॉलेज और इंटेंशन नहीं थी, वो तो उसने स्टैब किया था। तो इस केस में ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ना जो है वो ब्रदर को जो है एक्विट कर दिया था, ठीक है। तो उसको एक्विट कर दिया गया था इस केस में, हालांकि आई टू अंडरस्टैंड कि नहीं करना चाहिए था, बट इस केस में उसको एक्विट कर दिया था। और जज साहब ने कहा कि हम मानते हैं कि आपको मोर हार्म इन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए देन व्हाट इज़ नेसेसरी, बट उसने यहाँ पे मोर हार्म किया भी नहीं है, उसको पता नहीं था, उसने तो बस एक बार स्टैब किया, उसको उस वक्त वही नज़र में आया, तो अपीलेंट ब्रदर को जो है वो एक्विट कर दिया गया था इस केस में। बट हालांकि आपको हर जजमेंट पे जो है वो रिलाई नहीं करना है, ठीक है। हमें बस और एक चीज़ और, हाँ, मुझसे ना एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम लेट सपोज कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो 2025 में और ना 2025 का ही कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसके फैक्ट्स बिल्कुल सेम है, लेट सपोज यही केस आया है और इसके फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने जो है वो अक्यूज को एक्विट कर दिया है, समझ रहे हो मेरी बात को? बट अब आपके एग्ज़ाम में सिचुएशन आया और आपने एग्ज़ाम में इसका उल्टा लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जैसे अभी कह रहे हो कि नहीं उसको एक्विट नहीं करेंगे, उसको कन्विक्ट करेंगे, आपने एग्जाम में कन्विक्ट ही लिख दिया, तो आप कभी ये मत सोचो कि बिकॉज एक कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है इसीलिए जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अगर आप अपने आंसर की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से देते हैं, आप लिख दें कि भाई उसमें लिखा है रिस्ट्रिक्शन में कि मोर हार्म इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। वो चाहते तो फादर और ब्रदर दोनों साथ थे तो वो उसको पकड़ सकते थे, दे वर 2 पीपल, दे वर नॉट 1 पीपल, ठीक है ना। तो आप ये सब लिख सकते हो। अगर आप जस्टिफिकेशन इतनी अच्छी दोगे तो कोई आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको तो हमें समझना ही होता है कि भाई चलो ठीक है, इसे तो हमें फॉलो ही करना है। बट अपार्ट फ्रॉम द लैंडमार्क जजमेंट कोई और प्रेसिडेंट ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि भाई देखो, आप एक चीज़ बताओ, आपके आगे सबसे सबसे आसान क्वेश्चन है। आर्जिकर मेडिकल केस में जज साहब ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, इज इट? भाई मेरे हिसाब से तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, तो मैं तो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अगर मेरे को पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो मैं तो कभी भी उसको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दूंगी, मैं तो उसको डेथ सेंटेंस दूंगी। और मैं बोलूंगी दैट इट फॉल्स अंडर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो आपको आंख बंद करके कभी भी नहीं चलना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एग्जामिनर जो आपकी शीट चेक कर रहा हो वो भी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड ना हो। और उधर पर्सनल रीज़न मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने अपनी जस्टिफिकेशन कितनी अच्छी दी है, ठीक है। तो ये बात हो गई है। एक चीज़ और रुकी है, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में कि कभी पेपर में आपको ऐसा लिखना पड़ जाए तो। आपने ये इसके फैक्ट्स लिखे थे जो मैंने अभी डिक्टेट कराए थे? क्यों नहीं लिखते हो आप लोग? मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेंस में काम आएंगे, प्लीज़ लिखा कीजिए, अपने आप लिख लो। W started living with family, left the husband house. W started living with family, left the husband's house. One day, H entered the house and started dragging wife. And after seeing her daughter, his daughter, sorry, father shouted, "Maro, maro." टूटे फूटे फैक्ट्स लिख लो, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। And so brother took knife from his pocket, which he usually keep in his pocket, and stabbed husband. He became senseless and H died because of that. And H died because of that. तो आप लिखो इसको, it was urged that URGED. It was urged that the right of private defense. It was urged that right of private defense never extends. Right of private defense never extends to the inflicting of more harm, to the inflicting of more harm than what is necessary, to the inflicting of more harm than what is necessary for the purpose of defending,
for the purpose of defending, and that in this case, and that in this case the appellant inflicted, and that in this case the appellant inflicted more harm than was necessary. Appellant here is brother. Appellant inflicted more harm than was necessary. Write down. Next paragraph. The appellant gave only one blow. The appellant gave only one blow with a knife which he happened to have in his pocket. Which he happened to have in his pocket. I am repeating. The appellant gave only one blow with a knife which he happened to have in his pocket. Full stop. It is unfortunate that the blow landed right. It is unfortunate that the blow landed right into the hurt. अब किसको पता था कि एक ही बारी मारा हुआ सीधा हर्ट में लग जाएगा? That therefore H died. मुझे तो आज भी नहीं पता कि हर्ट किस तरफ है. तो अब क्या कहते हैं हो जाता है. आई डोंट नो. कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आज तक ह्यूमन ऑर्गन समझ नहीं आए. चलो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. चलिए. एंड देयरफॉर एच डाइड. आगे आइए. मजाक से अलग, मुझे आज भी याद है मेरे 10th क्लास में बायो में 50 में से 23 मार्क्स आए थे. तो और एक उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर होता है ना, तो C++ मिला था मुझे, क्योंकि क्या कहते हैं मेरी ड्राइंग बहुत पुअर थी और प्लस क्या कहते हैं बायो बहुत ख़राब थी. तो कभी कभी याद आ जाता है. चलो. बट कंसिडरिंग दैट, बट फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट कंसिडरिंग दैट the appellant had given only one blow. But considering that the appellant had given only one blow with an ordinary knife, which if it had been a little this way, I am repeating, but considering that the appellant had given only one blow with an ordinary knife, which if had been a little this way, or that could not have been fatal, FATAL, that could not have been fatal, comma, it cannot be said that he inflicted more harm. It cannot be said that he inflicted more harm than was necessary for the purpose of defense. He cannot be said that he inflicted more harm than was necessary for the purpose of defense. एक चीज़ लिखो इसके साथ जो आप केस को यूज़ कर सकते हो, और अभी मैं इस केस को भी पढ़ाऊंगी. एज पॉइंटेड आउट इन
Next paragraph. As pointed out in Amjad Khan versus State, as pointed out in Amjad Khan versus State, बच्चे इस केस लॉ को मार्क कर लेना, ये केस लॉ प्राइवेट डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. Amjad Khan versus State, those things cannot be weighed, these things cannot be weighed in too fine, too fine a set of scales, in too fine a set of scales, or in golden scale, or in golden scale. सिंपल मतलब इसका ये है कि आप इन चीज़ों का कोई गोल्डन रूल नहीं है, इन चीज़ों की कोई सेट लाइन नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे पता चल जाएगा. ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, पहले तो इसको कंप्लीट करो. वी देयरफॉर अलाउ द अपील, वी देयरफॉर अलाउ द अपील and hold the appellant and hold the appellant had the right of private defense, had the right of private defense of person, had the right of private defense of person under, give me a minute, (38) clause, under 38 clause under 38 clause 5, and did not cause more harm, and did not cause more harm and did not cause more harm than was necessary, than was necessary than was necessary, and court acquitted him, and court acquitted him. अब देखो, आप मुझे पता है आप लोग कह रहे होगे कि मैम ये 5th क्लॉज में कैसे फॉल करेगा. तो देयर इज़ नो किडनैपिंग, बट अबडक्शन तो हुआ है, और आप इस बात को जानते हैं कि अबडक्शन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, बट असॉल्ट के साथ अगर एक अबडक्शन कंपनी हुआ है तो जेस्चर और प्रिपरेशन ऐसा था ना, तो इसीलिए हमने इसको किस में डाला है, 5th क्लॉज में डाला है. ठीक है, राइट, समझ में आई बात. और मैंने आपको उसी दिन ये बात बताई थी कि यहाँ पर हर जगह क्या है, साथ में असॉल्ट है, कि आपका जेस्चर और प्रिपरेशन ऐसा है, आपने चाहे रियल एक्ट कमिट नहीं भी किया है, आपने जेस्चर प्रिपरेशन ऐसा किया है कि आप रेप कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो इसीलिए. समझ में आ गई बात. बताइए, आप दोनों ने प्रीवियस लेक्चर्स लिए, कुछ देखा है, थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है समझ. चलो, अब हम आते हैं एक और चीज पे. एक केस का नाम लिखो, किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. (1974) सुप्रीम कोर्ट.
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखो। प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट एग्रेसर्स, प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट एग्रेसर्स। Therefore, if the accused himself was the aggressor, therefore, if the accused himself was the aggressor and against him the victim was exercising the right of private defense, and against him, if the victim was exercising the right of private defense, it cannot be said that, it cannot be said that victim was committing an offense. It cannot be said that victim was committing an offense. And hence, Section 35 would not apply, and hence Section 35 would not apply, and the accused will not get any defense. And the accused will not get any defense. नीचे स्टार बना के एक बहुत बड़ी बात लिख लो, यू डोंट हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ प्राइवेट डिफेंस. You don't have a right of private defense against a private defense. You don't have a right of private defense against a private defense. कुछ बात समझ में आ रही है? अक्यूज्ड अपने आप ही तो जो है वो पोक कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ना विक्टिम कुछ कर रहा है और फिर वो अपने आप को बचा रहा है और फिर कुछ दिक्कत हो जा रही है. तो जब आप अपने आप ही गलती कर रहे हो, आप ही को लग रही है, फिर आप कह रहे हो कि सामने वाले के अगेंस्ट मैंने प्राइवेट डिफेंस लिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते. वेरी सिंपल, ठीक है. जब तुम्हारी खुद की, हमने पढ़ा है ना, ही हू कम्स टू द कोर्ट कम्स विद द क्लीन हैंड. भाई जब तुम खुद ही एग्रेसर हो, खुद ही प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. पहले छेड़ना ही नहीं था अगर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो. चलो अब उसके बाद ना एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, गंडासा वाला एग्जाम्पल, जो कि शायद हर मेन एग्जाम में आता है, हर मेंस के एग्जाम में आता है. इसमें सिचुएशन क्या थी कि इसमें ना दो ब्रदर्स होते हैं, ठीक है, और लिख लो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा. दो ब्रदर्स होते हैं, उनके बीच में ना डिस्प्यूट है. दो ब्रदर्स हैं जिनके बीच में ना डिस्प्यूट चल रहा है. तो अब ना भाई बहुत लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब ना दोनों ने ना म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, जब इतना डिस्प्यूट चल रहा है तो हम अपने जीजा जी के थ्रू इसको जो है रिजॉल्व कर लेंगे, कि हम अपने जीजा जी के थ्रू इसको रिजॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पर ए और बी ब्रदर्स हैं और सी जो है यहाँ पे जीजा जी हैं. अब क्या होता है कि ए और सी जो है वो कहते हैं कि भाई ए जो ब्रदर है वो और सी जो है जीजा जी, वो कहते हैं कि चलो भाई चलते हैं घर बी के और जो भी दिक्कत गिले शिकवे हैं वो दूर कराते हैं. तो अब चले गए ए और सी, निकल पड़े अपने घर से बी के घर के लिए. जैसे ही वो बी के घर की बेल बजाते हैं, बी जो है हाथ में गंडासा लेके खड़ा हुआ होता है. जैसे ए और सी पहुंचते हैं बी के घर पे, बी जो है अपने हाथ में गंडासा लेके खड़ा होता है और स्टार्टेड स्टैबिंग देम. बी स्टार्टेड स्टैबिंग देम. अब ऑब्वियसली बात है ना, ए और सी अपने आप को प्रिवेंट तो करेंगे ही. तो ए क्या करता है, अपने आप को बचाने के चक्कर में गंडासा बी के हाथ से ले लेता है. ए वॉज प्रिवेंटिंग हिम and took गंडासा from B. पर तब भी जो है वो बी रुकता नहीं है, बी तब भी स्टैब करता रहता है, बी तब भी अटैक करता रहता है. उसके हाथ में गंडासा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, पर तब भी वो हाथ पैर से लात घूंसे मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है.
तो जब बी कंटिन्यूअसली ना अटैक किए जा रहा था, गंडासा हाथ से लेने के बाद भी मान नहीं रहा था, तो ए को गुस्सा आ जाता है और ए जो है वो अटैक कर देता है उसी गंडासा से बी को। ऐसे मतलब वो हाथ पैर मार रहा होगा तो उसके हाथ में गंडासा था, तो वो अब भी जब उसके हाथ में, तो अपने आपको बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो वो एक गंडासा जो है वो शार्प एज वेपन जो है वो बी को मार देता है, और जिसके कारण से क्या होता है, बी की डेथ हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड। आपको लग रहा होगा मैं आपको कंक्लूजन नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ए ने बी को गंडासा मारा है तब कंटिन्यूअसली बी उसको अटैक कर रहा है, चाहे उसके पास गंडासा है चाहे नहीं है, पर वो उसको मार रहा है। उस कोर्स में जो है बी की क्या हुई है, डेथ हुई है। यहाँ पे एक बात लिखो, द अटैक वॉज कंटिन्यूइंग, द अटैक वॉज कंटिन्यूइंग, देन प्राइवेट डिफेंस विल बी एप्लीकेबल। अटैक तो कंटिन्यूइंग था ना, बी मारे जा रहा था, पर अब यहां पर हेयर ए एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हेयर ए एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज देयर वॉज नो गंडासा इन बीज हैंड। बी के हाथ में तो कुछ नहीं था ना। लिखो स्टोरी, तुम्हें समझाऊंगी, पहले लिखो। एंड ए वुड हैव यूज्ड समथिंग एल्स। अब क्या होता है यहाँ पे, आप ना पहले मेरी स्टोरी को समझना। स्टोरी क्या है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा था, उन्होंने कहा कि अपने जेजी के हिसाब से जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। ए और सी जब घर पे जाते हैं तो बी गेट खोलते ही गंडासा से उनको स्टैब करना शुरू कर देता है। हालांकि किसी को लगा नहीं, वो मार रहा था। तो जब फ्री फाइट हो रही थी तो ए ने जो है वो गंडासा उसके हाथ से ले लिया, तब भी जो है वो बी जो है वो मारे जा रहा था, चाहे हाथ से चाहे कैसे भी वो मार रहा था। तो अब आपने प्राइवेट डिफेंस में क्या पढ़ा है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपकी बॉडी पे डेंजर है, आपकी प्रॉपर्टी पे डेंजर है। आई डू अग्री कि आपकी बॉडी पर यहाँ पर डेंजर है, पर क्या आपकी बॉडी पर इतना डेंजर है कि आपकी डेथ हो जाएगी एज सून एज द गंडासा कम्स इन टू द हैंड्स ऑफ द अनदर पर्सन? ए के पास गंडासा आ गया तो बी अब उसकी जान तो ले नहीं सकता। हाँ, जब तक उसके हाथ में गंडासा था तो वो कुछ भी कर सकता था, बट अब तो नहीं है। तो अब यहाँ पर ए को गंडासा मारने की बजाय कुछ और यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड करा, ऑब्वियसली कोर्ट में केस गया, तो ए ने कहा कि यहाँ पर मैं डिफेंस ले रहा हूँ कि हाँ मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया है, पर आप मेरी बात को समझो, देयर वॉज नो प्रीमिडिएशन ऑफ माइंड। उसने कहा कि मेरा कोई प्रीमिडिएशन ऑफ माइंड नहीं था, वो तुम हम घर पे तो सुलझाने के लिए गए थे और उसने जो है गंडासे से मारना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि गुड फेथ एग्जामिन करो कि मैंने जो कुछ भी किया वो गुड फेथ में किया। उसने कहा कि मेरी इंटेंशन उसको इतना हर्ट कॉज करने की नहीं थी, समझना मेरी बात को। तो उसने कहा कि मुझे जो है ना वो मिलना चाहिए, डिफेंस मिलना चाहिए एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, कि भाई मैंने जो अपना राइट एक्सीड किया है प्राइवेट डिफेंस का, वो मैंने किसी उसमें नहीं किया है, प्रीमिडिएशन ऑफ माइंड में नहीं किया है। मैंने जो है जो कुछ भी किया है वो किया है नीड ऑफ द आवर की वजह से, कि दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। अब मैं आपको नया वाला बीएनएस का नहीं बता रही हूं, पर अगर मैं आऊं 300 पे, अगर मैं आऊं 300 पे, तो 300 है, 300 मर्डर के बारे में बात करता है, और इसका क्लॉज 2 बात करता है if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। 300 का क्लॉज 2 है, आप देख लो यहाँ पर 100 एंड किसका जो भी है वो बी, 101 बी। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के ये पॉइंट्स हैं? अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हो कि व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे ये पॉइंट है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये क्या कहते हैं,
हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और आगे सब लिख देते हैं, ठीक है। पर ये क्लॉज तो जो है सारे उसी के ही है ना, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ऑफेंडर को पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेथ कॉज हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऑफेंडर को कहीं ना कहीं नॉलेज तो है भाई, कोई तुम शार्प एज वेपन लोगे तो ऑफेंडर को नॉलेज तो है ना कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में जो है अक्यूज्ड को जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल किया गया, और उसके सारे डिफेंसेस को हटा दिया गया कि चाहे आपका प्रीमिडिएशन ऑफ माइंड था चाहे नहीं था, हमें फर्क नहीं पड़ता। और अब एक बारी इसी का एक्सेप्शन 2 पढ़ो, एक बार 101 का एक्सेप्शन 2 पढ़ो। क्या कह रहा है एक्सेप्शन 2? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ of the right of private defense of a person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom is exercising such right of private defense without premeditation and without any intention of doing more harm necessary for the purpose of such defense। दिख रहा है ना? अब हमारे लिए रिक्वायरमेंट सारी किसकी फुलफिल हो रही है? विपिन पार्थ सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता एक्सेप्शन 2 खोलो। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 101 तो वो हमें क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबसे पहले, तो हेयर वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब दैट इज इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, तो बॉडी एंड प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू ये बेटा आप लोग जो है एक्सेप्शन 2 को बाइफरकेट करके समझो। एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन 1 क्या कह रहा है? वन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वैसे तो मर्डर ही माना जाएगा, पर किन केसेस में एक्सेप्शंस फॉल करती हैं? तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ना होके क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड होता है। उसकी पनिशमेंट कम है ना, उसकी पनिशमेंट 304 में कम दी हुई है, 304 में कम दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस था, क्योंकि वो गंडासे से मार रहा था तो हमारी बॉडी पे डेंजर था, हम ले सकते थे। यू एक्सीडेड द राइट, क्योंकि गंडासा सामने वाले के हाथ में था नहीं और आपने गंडासा जो है उसको स्टैब कर दिया, तो आपने जो है वो क्या किया? 38 के रिस्ट्रिक्शन का वायलेशन कर दिया, अपने राइट को एक्सीड कर दिया। अब यू एक्टेड इन गुड फेथ, प्लीज अंडरस्टैंड, यू एक्टेड इन गुड, लिखा है ना बेटा वहां पे, यू एक्टेड इन गुड फेथ। आपने जो कुछ भी एक्ट किया वो कैसे किया? गुड फेथ में एक्ट किया। आपको लगा कि भाई मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सामने वाला मेरे को मार रहा है। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होगे व्हाट रबिश इज दिस, कि पहले तो आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं कि आप अगर प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहे हो तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अब क्या आ गया है? एक्सेप्शन 2 आ गया है कि लाइबिलिटी कब है, कि मतलब यू आर एक्टिंग इन गुड फेथ। आप मेरी बात को समझो, मैं आपको पहले एक चीज समझाती हूँ, सामने देखो सब, छोड़ दो बेयर एक्ट। हमने जब जनरल डिफेंस पढ़ना शुरू किया तो हमने जनरल डिफेंस में क्या पढ़ा था कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हो और आपका कोई एक्ट डिफेंस में फॉल करता है तो आपकी लायबिलिटी नहीं होती। हमने यही तो बात पढ़नी शुरू की ना। अब क्या हुआ कि सामने वाले ने जो ए है उसने कोर्ट में बड़ा मस्त होके बोला कि भाई मैं तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रीमेडिटेशन नहीं है, और ना क्या कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड किया है, बट मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा। अरे भैया तुम शायद ये भूल गए कि तुमने ये सारे किसके एलिमेंट फुलफिल कर दिए? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के। समझ में आई आपको बात? और अब देखो वो कह रहा है विदाउट प्री मेडिटेशन, यहाँ पे भी यही हुआ, विदाउट प्री मेडिटेशन, कोई पहले से सोच विचार नहीं किया हुआ था। अब कह रहा है विदाउट इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी, कि आपकी जो है कोई इंटेंशन नहीं थी इससे ज़्यादा हार्म कॉज करने की। क्लियर? अब क्या हो गया, हमारे तो सारे ही पॉइंट्स जो है वो गंडासा वाले एग्जाम्पल के पूरे हो गए। अब आप लॉ को समझो। लॉ जितना आसान आप समझ रहे हो, लॉ उतना आसान नहीं है कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया और आपने क्या कर दिया, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, तुमको प्राइवेट डिफेंस मिल गया और भाग जाओ। लॉ इतना भी आसान नहीं है।
लॉ आपको कहता है कि जब यू आर डूइंग समथिंग, और जब हम ये करेंगे ना तो हम इसको पूरा 300 के साथ रिलेट करके और 299 के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। 299 और 300 हमारा बहुत समय लेगा, ठीक है। हम ये बात कह रहे हैं कि आपको 299 और 300 के एलिमेंट्स को और इसके एक्सेप्शन को याद क्यों रखना है। आप अपने आप से सोचो ना, अभी जब हम अबेटमेंट पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझना। मुझे एक बात बताओ, आपका इंटेंशन है कि आपको किसी को आयरन रॉड से मारना है पर उसकी डेथ कॉज नहीं करनी है। बेटा आयरन रॉड से मारोगे जब किसी को तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, डेथ। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि आयरन रॉड से मारने की वजह से सामने वाले की क्या हो सकती है, चाहे तुम्हारी इंटेंशन ना भी हो सानू की, सामने वाले को तुम आयरन रॉड से मारोगे तो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस तो है ना कि उसकी डेथ तो हो ही जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुम चिल्लाते रहो कोर्ट में खड़े होके कि मेरा तो गुड फेथ है, मेरा कोई प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जज साहब सुन लेंगे? अभी भी नहीं सुनेंगे। समझ में आई बात आपको? ये वही वाली चीज़ तो हो गई ना कि आप जो है बोले जाकर कि मेरे को पॉइजन दे दो, मेरे को मिसकैरेज कॉज करना है, उसने पुदीन हरा का पानी दे दिया। आपका तो क्या था, इंटेंशन पूरा था, ठीक है। अब वो चाहे पुदीन हरा का पानी था, चाहे मिसकैरेज नहीं हुआ, पर आप क्या हो, सिमिलरली। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस ना एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, और ये सेंसिटिव टॉपिक क्यों है कि आप प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो। अब मैंने आपको कल भी बताया, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ना कि मैं यहाँ पर जो है वो विपिन जो है वो तलवार लेके बैठा है और मैं यहाँ पर रिवॉल्वर लेके बैठी हूँ। मुझे लग रहा है कि विपिन मेरे को तलवार से मारेगा। तलवार से मारना इज वन डिफरेंट थिंग, बट गोली से मार देना इज डिफरेंट थिंग। मैं कुछ ऐसा कर सकती थी कि मैं वो तलवार से मुझे मारता, मैं रोक सकती थी, बट मैं ऑन दी स्पॉट ही जो है वो क्या कर दूंगी, गोली चला दूंगी। तो मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस को क्या किया, एक्सीड किया, और फिर मैं कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाऊं गुड फेथ है, नो प्री मेडिटेशन। तो ऐसा चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो अब जो है मैं किसके लिए पनिश होंगी। और आपको पता है लॉ ने ये बात क्यों बनाई है? लॉ ने ये बात इसलिए भी बनाई है, वरना तो सारी दुनिया किसका डिफेंस ले लेगी, प्राइवेट डिफेंस ले ले, क्योंकि मैंने तो अपने प्राइवेट डिफेंस में जो है वो क्या किया है, एक्ट किया है। समझ में आई आपको ये चीज़? तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन 2 को कोट करेंगे जब भी आएगा। केस का नेम मैं देख के बता दूंगी, ये मेंस का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट केस का नाम याद नहीं है। एक अमजद खान का और लिखो। मुझे ना मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं आपको ये एक्सेप्शन 2 का डिक्टेशन यहाँ पर दूँ या जब वहाँ करेंगे तो वहीं पे दूँ? वहीं पे दे दूँ, ठीक है। तो मैं इसे मार्क करके रख लेती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ याद दिला देना याद से कि मैम आपको एक्सेप्शन 2 का डिक्टेशन देना है हमें, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ होगा। अब एक केस लिखो, अमजद खान वर्सेस स्टेट। इसके फैक्ट साथ साथ लिखते रहना, अमजद खान वर्सेस स्टेट। फिर उसके बाद बस ये लास्ट केस है, हम अबेटमेंट शुरू करेंगे। ट्वेंटी मई 1952 का ये केस है। 20 मई 1952 का ये केस है। केस के फैक्ट्स लिखते चलिए, मेंस में बहुत बार आ चुके हैं। एक कम्युनल रियॉट हो जाता है बिटवीन सम सिंधी रिफ्यूजीज, सिंधी रिफ्यूजीज जो कि रेजिडेंट हैं उस टाउन में। आई एम टेलिंग यू अगेन, अ कम्युनल रियॉट RIOT broke between some Sindhi refugees resident in the town and between local Muslims and between local Muslims.
तो जो फैक्ट हाई कोर्ट के सामने आए वो सफिशिएंट थे कि प्राइवेट डिफेंस उन्हें मिलेगा, ठीक है। और ये भी सामने आया कि उनकी बॉडी के ऊपर डेंजर था, इसीलिए जो है वो अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस केस में ना क्या हुआ था कि लोकल मुस्लिम्स और जो सिंधीज वहाँ रह रहे थे रिफ्यूजीज, उनके बीच में कुछ रिवॉल्ट हो गया था, और ना ये कुछ ब्रदर की दुकान थी और ना वो दोनों साइड से ओपन थी, और ना मतलब कि वो बहुत गोली वोली सब चल रही थी, गन चला दी थी, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए अपने डिफेंस में शायद गन चलानी ही पड़ी थी, ऐसा था। तो वो किसी और को लग गई, तो उन्हें जो है ना वो गन चलानी पड़ी, तो और ना वो फिर जो है किसी और को लग गई। समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ ना कि तो ऑब्वियसली कोर्ट में केस गया कि जो मर गया कि भाई आपने जो है इन्हें मारा है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि उन्होंने जो है जो किया वो नीड ऑफ द आवर था, वो बिना ये काम करे अपने आप को बचा नहीं सकते थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वो साथ साथ जो है वो सारी दुकानों में आग लगा रहे थे और ना साथ साथ जो है वो सबको मार रहे थे। तो उस वक्त उनको ऐसा लगा कि हमें अपने आप को बचाना जो है वो ज़रूरी है, तो इस कारण से जो है वो उनको गोली चलानी पड़ी, ठीक है। तो अब आप जो है इसके साथ साथ इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि ये बार बार पेपर में आता है। आपने लिखा अ कम्युनल रिवॉर्ट ब्रॉक बिटवीन सम सिंधी रिफ्यूजीज रेजिडेंट इन द टाउन एंड लोकल मुस्लिम्स। द फैक्ट्स फाउंड बाय द हाई कोर्ट the facts found by the high court are sufficient. The facts found by the high court are sufficient to afford a right of private defense, to afford a right of private defense under section 35 of BNS, are sufficient to afford a right of private defense under section 35 of BNS, comma, the right extends not only to the defense, the right extends not only to the defense of one's own body, to the defense of one's own body, but against any offense, but also against, लिख लो also, but also against any offense affecting the human body, and also to defending the body, of any other person. ऐसे लिखकर आएंगे क्योंकि पूरा बेरक का लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। राइट डाउन the right also embraces the protection of property. The right also embraces the protection of property, whether one's own or another person's, against certain specified offenses, namely थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। इसी के अगेंस्ट तो मिलता है ना प्रॉपर्टी में, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास।
मैं आपको एक केस के साथ आंसर राइटिंग करा रही हूँ, ठीक है, कि आप कैसे कैसे यूज करेंगे। आगे लिखो, इट इज एविडेंट दैट it is evident that the appellant had no time it is evident that the appellant had no time to have recourse to the authorities ये हमें क्या पता चला कि हमारे पास पब्लिक अथॉरिटीज को जाने का वक्त नहीं था। आगे लिखो, द मॉब और द क्राउड already broken into one part of the building. The mob or the crowd already broken one part of the building. एक तरफ से बिल्डिंग का एक पार्ट तोड़ चुके थे। And was actually beating on the doors. And was actually beating on the doors of the other part. And was actually beating on the doors of the other part. Write down. It is also evident that appellant had reasonable grounds. It is also evident that appellant had reasonable grounds for apprehending that either death or grievous hurt would be caused either to himself or his family. Caused either to himself or his family. ऐसा भाई डर लगना जायज़ है, एक तरफ से तोड़ दिया, दूसरी तरफ से दरवाजे बजा रहे हैं। आगे लिखो, द एप्रीहेंशन वुड अनडाउटेडली बी रीजनेबल, और ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में। द एप्रीहेंशन वुड अनडाउटेडली बी रीजनेबल, The circumstances in which he was placed were sufficient to give him a right of private defense. Of the body, will give him the right of private defense of the body, even to the extent of what? Even to the extent of causing death. Write down. अब हम आंसर को जो है वो सिचुएशन के हिसाब से ढाल देंगे। लिखो, he was entitled to cause death. Next paragraph, he was entitled to cause death and he did not kill more than one man. ये आपको सब क्वेश्चन में मिलेगा। Full stop. He fixed only 2 shots.
he fixed only 2 shots, कॉमा एक बड़ी अच्छी चीज लिखो, he obviously aimed low, he obviously aimed low। ने कोशिश करी कि मैं कम से कम जो है वो हार्म कॉज करूं, बट जो सर्कमस्टांसेस थे उससे ये पता चला था कि जान बचाने के लिए डेथ कॉज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना ह्यूमन क्राई हो गया था। तो जब हमने लिखा ही ऑब्वियसली एम्ड लो, तो अब आप साथ में लिख लो, द अपीलेंट डिड नॉट यूज मोर फोर्स देन वॉज नेसेसरी, द अपीलेंट डिड नॉट यूज मोर फोर्स देन वॉज नेसेसरी। और जो ये चीज़ें हैं ना, दैट ही एम्ड लो, नॉट इन्फ्लिक्टेड मोर हार्म देन वॉज नेसेसरी, वॉज अनडाउटेडली बी रीजनेबल, ये लाइनें कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट डिफेंस में कहीं पे भी चिपका सकते हो, जो अगर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो बस लास्ट में लिख लो, द कन्विक्शंस एंड सेंटेंसेस वर सेट असाइड, द कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस वर सेट असाइड एंड द अपीलेंट विल बी रिलीज्ड। The conviction and sentences were set aside and the appellant will be released. क्लियर? आंसर राइटिंग कर पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब? चलो आप नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ना 44 एक बार ओपन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 44 में डालने से। कहते हैं राइट अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब ना इस केस की स्टोरी क्या थी ना वैष्णवी, इस केस में ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो बार बार जो है वो कर रहे थे, लोग आगे पीछे जा रहे थे। आप इनोसेंट पर्सन के हार्म की तब बात कर सकते हो कि आप अकेले यहाँ पे खड़े हो और सामने आपके बहुत जनता खड़ी है। यहाँ पे क्या है कि 2 लोग अपने घर में खड़े हैं और कोई 2 लोग उनके दरवाजे को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मॉब तोड़ता तो बात अलग थी, बट ये मॉब भी इनोसेंट मॉब तो था नहीं। ये तो कौन सा मॉब था, जो रियॉट हो रहा था, जो कम्युनल रियॉट हो रहा था। तो यहाँ पे तो कोई इनोसेंट पर्सन नहीं था। आप डिफरेंस को समझना, पेपर में ऐसी गलती मत करके आना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आपके पीछे 10 लोग पड़े हुए हैं और तब आप, फॉर एग्जाम्पल ये विशाल मार्केट है, ठीक है, इस विशाल मार्केट में हम 10 लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ेगी, पर नीचे और 50 लोग भी तो खड़े हैं, वो तो इनोसेंट है ना। तो अगर आप गोली चलाओगे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो हम 10 को ही लगेगी, बाकी औरों को नहीं लगेगी। समझ में आई बात? पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी एक ह्यूमन क्राई चल रहा था। अब एक बात बताओ, जब वो ह्यूमन क्राई चला है, वहाँ पे बच्चे तो है नहीं, तो यहाँ पर इसीलिए जो है वो इसमें आया। और मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप इसमें नहीं डाल सकते हो, आप बिल्कुल डाल सकते हो, बट यहाँ पर कोई इनोसेंट पर्सन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर, वो इनिशियली आपको उन्होंने बोल दिया कि 2 ग्रुप्स हैं, जो कि कम्युनल रिवॉर्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए अब आ जाओ अमेटमेंट पे, चैप्टर नंबर 4, कम टू अबेटमेंट। निकाल लो सेक्शन 45। सबसे पहले अबेटमेंट करेंगे तो अबेटमेंट को ही लेंगे, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेंगे और फिर अटेम्प्ट को लेंगे। सबसे पहले 45 को रीड करो। पता नहीं कितने ही स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में डेफिनेशन आती है, प्रीलिम मेंस में। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग किस बारे में जिक्र कर रहा है? अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। एक पर्सन अबेटमेंट करता है किसी चीज की, और वो हमें क्या कह रहा है? मार्क करो, इंस्टिगेट्स, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? उकसाना,
किसी को उकसाना, मैंने कहा कि चलो विंध्या खड़े हो जाओ और ना क्या कहते हैं मारना शुरू करो अफजल को, ठीक है। तो मैंने विंध्या को क्या किया है, इंस्टिगेट किया है, जैसे कि हम करते हैं ना कि अरे तुम ये काम ही नहीं कर सकते, चलो चलो तुम तो ये काम कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किसी को क्या करें, इंस्टिगेट करें, उकसा रहे हैं कि तुम ये काम करो ही करो, ठीक है। चलो, engages with one or more other person or persons in any conspiracy, इसको जरूर मार्क करो, for doing of that thing। अब ना देखो इसको मार्क कर लेना, doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रफ आइडिया भी है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो आपने सिर्फ अग्रीमेंट कर लिया है तो भी आपकी लाइबिलिटी होती है, बट ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने क्या किया है, अपने आप को एंगेज किया है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, मतलब आपने आपस में बात करी है, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलके, पर आपने उसकी क्या किया है, एक्ट भी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे एक्ट होना भी ज़रूरी है, बस इसको मार्क कर लो। ओमिशन होना भी ज़रूरी है, एक्ट और ओमिशन दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्ट और इलीगल ओमिशन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। कुछ आपने एक्ट किया है या किसी को रोक दिया है तो भी गलत है, ठीक है ना। चलो, सी इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब ना मैं आपको, अब आप अपनी प्रीलिम्स के लिए या आपने जो है मेंस के लिए 3 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, इंस्टिगेट, एंगेज एंड एड, इंटेंशनली एड। अगर ये तीनों चीज़ें हुई हैं तो हम क्या कहेंगे कि अबेटमेंट हुआ है किसी भी चीज़ का। और अब मैं आपको बताती हूँ, इंटेंशनल एड से एक बात समझ लेना, बहुत आसान सी बात है कि मैंने जो है वो वैष्णवी को कहा कि वैष्णवी तुम्हें जो है सी का मर्डर करना है, आई एम ए, वैष्णवी इज बी, मैंने कहा वैष्णवी तुम्हें सी का मर्डर करना है, ठीक है। तो आयुषी ने कहा, लाइक हम लोग 3-4 लोग हैं, आयुषी ने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगी वैष्णवी को पिक करने के लिए, और जैसे ही वैष्णवी मर्डर करके निकलेगी तो जो है मैं उसको बिठा के ले जाऊंगी। तो अब हमें आयुषी ने एड कैसे किया, गाड़ी देकर, हमें मदद कैसे की, गाड़ी देकर। बट अब अगर आयुषी की गाड़ी स्पॉट पे चली ही नहीं तो कैसे एडिंग कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, इंटेंशनली एड बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो जब वो डूइंग ही नहीं हुआ, जब वो डूइंग ही नहीं हुआ तो एडिंग कैसे माना जाएगा। अब ये मत कहना कि वो किसी और के लिए लाइबल नहीं होगी, और कहीं लाइबल हो सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो अबेटमेंट की इंटेंशनल एडिंग के लिए लाइबल नहीं हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। थिन लाइन डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो अब जो है एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ो इसकी। Person who by willful misrepresentation, willful concealment of a material fact which he bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। एक घिसा पिटा एग्जाम्पल, हमको पता है ए जेड नहीं है और हमने कहा कि ए ही जेड है, हमने क्या किया, इंटेंशनली जो है उसको इस तरह से किया, ठीक है। तो हमने फैक्ट को कंसील किया, मिसकॉन्सेप्शन है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि हमने क्या किया है, अबेटमेंट किया है। तो चलो अब आप इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो। ए पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू अप्रीहेंड जेड। एक ए जो है पुलिस ऑफिसर है, बच्चे जिसको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आ रहे हैं वो अपनी बेयर एक्ट में साथ साथ लिखते रहो। एक पुलिस ऑफिसर है, उसको कोर्ट ने ऑथोराइज किया है कि वो जेड को एप्रीहेंड कर ले, मतलब जेड को अरेस्ट कर ले। एप्रीहेंड का मतलब होता है जेड को अरेस्ट कर ले। बी नोइंग द फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड। अब बी बहुत स्मार्ट है, बी को पता है कि पुलिस उसको अरेस्ट करने आ रही है, पर बी को ये बात भी पता है कि जेड जो है, सी जो है वो जेड नहीं है, पर फिर भी पुलिस आई और ना बी ने जो है वो पुलिस के सामने दिखाया कि सी जो है वो क्या है, जेड है।
willfully represents to A that C is Z. अब ये यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं ना, and thereby intentionally causes A to apprehend C. पुलिस आई होगी, उसने कहा अच्छा आप जो है वो Z को अरेस्ट करने आए, देखो ये रहा Z, देखो ये रहा Z, हाँ इसी ने चोरी किया, गाँव में तो पता चल जाता है ना कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसने जो है ये वाला काम किया. Here B abets by instigation the apprehension of C. यहाँ पर B ने क्या किया है, इंस्टिगेट किया है कि आप इसी को करो अरेस्ट, क्योंकि यही Z है. तो ठीक है, आपको समझ में आ गई. तो यहाँ पर क्या हुआ है, विलफुल रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि एंड दिस विल फॉल अंडर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. आप मेरी बात को समझो, प्लीज अंडरस्टैंड. आपके सामने 3 पॉइंट है, इंस्टिगेट करना, उकसाना, कॉन्स्पायर करना या फिर एड करना. यहाँ पर एड तो हुआ नहीं, आप एड थोड़ी ना हुआ है, ठीक है. यहाँ पर कंस्पायर भी नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, इंस्टिगेट हुआ है. अब आप कभी कहो कि मैम ये तो एड ही है, यहाँ पर तो एड ही है. नहीं बच्चे, यहाँ पर एड नहीं है, प्लीज समझो. उसने सिर्फ किसी को पोक किया है कि यही है यही है यही है. एड का मतलब होता है किसी की मदद करना, एड का मतलब होता है किसी की मदद करना. समझ में आ गई बात. चलो एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाओ. Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act. अब ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका पैराग्राफ मार्क करो. whoever either prior to और एट द टाइम, मार्क कर लो इसको. चाहे तो एक्ट होने से पहले या जब एक्ट कर रहे हो तब. प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग के लिए. प्रायर टू मतलब पहले, एट द टाइम मतलब जब आप कर रहे हो. डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट. ऑर्डर टू फैसिलिटेट का मतलब होता है चीजों को ईजी करना, मेक थिंग्स ईजी. In order to facilitate, in order to make things easy, the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing. अब ये क्या है, ये है कि आपको कोई ऑफेंस कमिट करना है, आप ऑफेंस कमिट करने से पहले किसी की एड में हेल्प कर रहे हो, लाइक एड कर रहे हो, या जब ऑफेंस कर रहे हो तब किसी को एड कर रहे हो. सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ए ने बी को कहा कि जाओ जाकर जो है ना क्या कहते हैं पॉइजन लेकर आओ, और ना सी जो है ये पॉइजन डी के फूड में डालेगा. तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, एड कर रहा है, पॉइजन लेके आ रहा है, ठीक है, या पहले लेके लाके रख दे रहा है, या फिर जो है जब आपको ऑफेंस करना है तब आपको लाके दे रहा है. समझ में आई बात. तो अब आपको क्या चीज़ें क्लियर हुई कि आपको एक्सप्लेनेशन 1 तो बात कर रही है इंस्टिगेशन की, और एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रही है पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बात कर रहा है कैसे जब आप अबेटमेंट करते हो थ्रू एड करके. तो एक्सप्लेनेशन 1 इज टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन एंड एक्सप्लेनेशन 2 इज टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट बाय एडिंग, इंटेंशनल एडिंग. तो इसके आगे लिख लो, ये आपको इजी हो जाएगा. अब आप आ जाओ अबेटर पे. अबेटर, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम अबेटर कौन होता है, अबेटेड पर्सन क्या होता है. तो आप सबसे पहले अबेटर को पढ़ो. प्लीज रीड अबेटर. चलिए, अबेटर हमें कहता है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस. अबेट किया जा रहा है, चाहे इंस्टिगेट कर रहे हो, चाहे कंस्पायर कर रहे हो, चाहे एड कर रहे हो, वो ऑफेंस है किसी दूसरे पर्सन को. इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर. अब वो आपको क्या कह रहा है कि एक अबेटर जो है वो जो है क्या कह रहा है, किसी पर्सन को अबेट कर रहा है, चाहे इंस्टिगेट कर रहा है, चाहे कॉन्स्पायर कर रहा है, चाहे जो है एड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. अबेटर जो है देखो, मैंने कहा वैष्णवी तुमको ना सी का मर्डर करना है, तो मैं कौन हूँ, अबेटर. वैष्णवी कौन है,
अबेटेड पर्सन, समझ में आ गई बात? बस सिंपल सी स्टोरी है, जो ऑफेंस को अबेट करे दैट इज अबेटर, और जिसको कहा गया है करने के लिए, इंस्टिगेट किया गया है, वो कौन है? अबेटेड पर्सन। समझ में आई? अब इससे ज्यादा मैं आपको इसमें कुछ नहीं समझा सकती। आओ एक्सप्लेनेशन 1 पे आओ, इलस्ट्रेशन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। अब ये क्या कह रहा है? अबेटमेंट जो हो रहा है किसी इलीगल ओमिशन का, किसी एक्ट का, वो ऑफेंस माना जाएगा ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। मैंने वैष्णवी को कहा कि वैष्णवी सी का मर्डर कर दो, क्या मैं खुद ये एक्ट कर रही हूँ? नहीं, पर फिर भी मैं क्या हूँ? लाइबल हूँ उसी एक्ट के लिए। आई एम नॉट डूइंग दैट एक्ट, बट मैं फिर भी क्या हूँ? उस एक्ट के लिए लाइबल हूँ। क्लियर? चलो, आई एम नॉट बाउंड टू डू दैट एक्ट, मैं वो किसी को इंस्टिगेट करके वो एक्ट करवा रही हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैं उस एक्ट के लिए क्या होंगी? लाइबल होंगी। एक्सप्लेनेशन 2 पे आओ। टू कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। इसको प्रीलिम्स के लिए मार्क कर लो। और दैट द इफेक्ट रिक्विजाइट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। जो इफेक्ट आपने चाहा था वो चाहे नहीं हुआ, जो ऑफेंस आपने चाहा था वो नहीं हुआ, तो भी बेटा आप लाइबल हो। क्या आपने ऐसे पंगे में पैर ही क्यों दिया? अबेटमेंट किया ही क्यों? मैंने वैष्णवी को कहा जाओ जाके सी का मर्डर कर दो, वैष्णवी ने सी का मर्डर नहीं किया, पर अब मैंने क्या कर दिया है? अबेटमेंट कर दिया है, तो मैं उस ऑफेंस के लिए लाइबल, चाहे एक्ट हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे वो इफेक्ट हुआ चाहे नहीं हुआ। चलो इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। A instigates B to murder C. B refuses to do though A is guilty of abetting B to commit murder. Clear? ये सारी इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स में आती हैं, चाहे दिल्ली, राजस्थान, एमपी, कहीं हो, कुछ भी हो। बी पे आओ। A instigates B to murder D. B in pursuance of the instigation stabs D. ध्यान से सुनना, ऊपर वाले में वो कह रहा था कि एक्ट कमिट नहीं हुआ कोई ज़रूरी नहीं है, फिर कह रहा था कि अगर इफेक्ट भी नहीं हुआ तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइबिलिटी होगी। यहाँ पर ए ने बी को कहा कि मर्डर करो डी का, बी ने इस परजुएंस में डी को क्या कर दिया? स्टैब कर दिया, बट अब डी जो है वो उस वूंड से क्या कर गया? रिकवर कर गया, तब भी ए जो है वो किस लिए लाइबल होगा? मर्डर के लिए। बेशक जो इफेक्ट आपने चाहा वो नहीं आया, बट फिर भी जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया उसके लिए आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? चलो एक्सप्लेनेशन 3 पे आओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, इसमें मेरे को कुछ नहीं समझाना, ठीक है? क्लियर? अब वो पता नहीं कहाँ भाग गया, एक बार इसको कमेंट दिखाना। है भारी है, बुलाना उसको, एक बार मेरे को कमेंट दिखाएगा, पता नहीं कहाँ चल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 और इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, चलो जल्दी पढ़ो। कमेंट दिखा दो। रिफ्रेश करना। गुड, चलो एक्सप्लेनेशन 3 पे आओ। It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offence, or he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty intention or knowledge. आपको पता है ये पॉइंट क्यों रखा गया है? ये पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ना आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ना जो जुवेनाइल्स होते हैं ना उनसे बहुत क्राइम कराया जाता है, और दिल्ली में तो खासकर कभी कभी तो सोच सोच के मेरा सर फटने लगता है। हमारे पास ना एवरी सेकेंड डे वी विटनेस सच केसेस जहाँ पर ना जुवेनाइल ने ना सर फोड़ दिया, जुवेनाइल ने मर्डर कर दिया, जुवेनाइल ने ना एक बॉडी को पीसेस में कट कर दिया। तो मतलब एवरी सेकेंड डे वी विटनेस सच केसेस। और अब ना जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो जुवेनाइल को सज़ा होनी चाहिए क्योंकि शायद लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाहे आपने जुवेनाइल को अबेट किया हो, मतलब चाहे कोई पर्सन जो कि इनकैपेबल हो चीज़ों को समझने के लिए, चाहे वो अनसाउंड है चाहे वो माइनर है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइबिलिटी वैसी ही होगी।
जैसे कि किसी नॉर्मल पर्सन को आपने अबेट किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटेड पर्सन हो वो क्या हो, वो लॉ की नज़रों में ठीक हो, क्योंकि आजकल लोगों ने ना इसे स्कैम बना लिया है कि अनसाउंड पर्सन को पकड़ लो, माइनर को पकड़ लो, ठीक है। और ना दिल्ली में तो खासकर, दिल्ली में तो अभी माइनर जो है ना वो इतने ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, इतने ऑफेंस कमिट कर रहे हैं आए दिन। चलो, अरे बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अब मैं कार ही नहीं लेके आ पाती हूँ। मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं सबसे पहले बाहर जाके ये देखती हूँ कि क्या कहते हैं ना कि गाड़ी खड़ी भी है कि नहीं खड़ी है। पिछले 6 महीने में 3 बार तो मेरी कार की बैटरी चोरी हो चुकी है। और अभी लास्ट टू लास्ट वीक ही बिल्कुल शांति से हमने जो अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करी, और ना रात को पता नहीं क्या होता है, 2 बजे तो हम सोए ही थे, और ना सुबह मेरे फादर इन लॉ उठ भी जाते हैं। तो जब वो उठे तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ज़रा एक बार बाहर आई हो, तो मुझे लगा गाड़ी उठ गई, और मैंने देखा कि क्या कहते हैं साइड मिरर ही उतार के ले गए हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल। अभी भाई वो अब ऐसा हो गया कि साइड, और वो एक साइड मिरर ले गए हैं तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिक होता है ना, तो दूसरा वाला भी नहीं चल रहा क्योंकि पूरी की पूरी उसकी तार कट हो जाती है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो सब ये ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो इनको जो दिख जाता है ये वही ले लेते हैं। कितनी बार तो ऐसा हो गया है कि मतलब हमारा एसी का पाइप नीचे जा रहा है, कितनी बार ना वो रात रात को ही एसी का पाइप काट के ले जाते हैं। और ना मतलब उसको कितना ही मिलता होगा, 150 रुपए, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा। तो ऐसा हो जाता है। और एक दिन तो हमने पकड़ लिया था कि क्या कहते हैं कि, और उसको पकड़ा तो कहता है कि जो जितना मारना है मार लो, फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर पुलिस में देते हैं, क्योंकि वो सब मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब स्मैकी वगैरह ही होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो क्या कहते हैं, उनको कुछ ही कर लो, वो इतने नशे में होते हैं कि उनको पेन भी फील नहीं होता, कितना भी मार लो उनको। तो आजकल तो ऐसा हो गया है, उनको देते हैं पुलिस में। कितनी बार तुम्हें फादर इन लॉ बोलते हैं कि भाई इनको तो मत छोड़ा करो, बोलते हैं जिनको रख के भी हम क्या करें, इनको रख के भी हम क्या करें। और ना ये सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं ना, ये सब इन्होंने आजकल एक वो बना लिया है कि ये वो करते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि बैटरी रिक्शा के लिए कोई सिक्योरिटी तो चाहिए नहीं है। मैंने आपकी क्लास में बताया था ना, एक दिन सुबह सुबह मेरे को, मेरी सुबह यहाँ पे क्लास थी, तो मैं क्लास के लिए आने लगी, तो मैं नीचे खड़ी हूँ, मेरी आंखों के सामने एक बैटरी रिक्शा वाला पूरे नशे में, पूरे नशे में। और क्या कहते हैं, हमारी कार, मेरा मेन रोड का घर है ना, तो हमारी कार जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर बैटरी रिक्शा पता नहीं किस तरह से मारी है कि वो पीछे से लेके आगे तक पूरी टूट गई। तो किस तरह से मारी है आई डोंट नो, कि मतलब वो इस आज तक भी उस पर निशान है ठीक कराने के बाद भी, बट हम कुछ नहीं कर सकते। दे ऑल आर जुवेनाइल्स, दे ऑल आर जुवेनाइल्स, तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, हम तो भुगत भोगी हैं। आइए, इलस्ट्रेशन पढ़िए। A with a guilty intention abets a child or a person of unsound mind to commit an act which would be an offense। अब बहुत इंटेलिजेंट है ये, उसको लगा कि बच जाऊंगा, उसने एक माइनर को पकड़ लिया और एक अनसाउंड पर्सन को पकड़ लिया, किसी को भी, कि भाई चलो करते हैं। If committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as here A, whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। चाहे एक्ट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे तुमने माइनर को बेट किया हो चाहे तुमने अनसाउंड को बेट किया हो, तुम्हारी लायबिलिटी है, बनेगी ही। ये ना वो वाली चीज़ है कि जो हमने इलेक्शन में पढ़ा था, कि तुम घर किसी को बेचना चाह रहे हो, उसको प्रॉफिट देना चाह रहे हो, सामने वाले ने मना कर दिया, नो मैटर व्हाट, तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी, तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बस चलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग हिमाचल? ओनली वन? हाँ तो क्या कहते हैं, अच्छी बात है, तैयारी। फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये क्यों? तो फिर जब फॉर्म वो लिस्ट आई थी तब देखा नहीं होगा? इसलिए तुम आज क्लास में आ गए, है ना? कहाँ है सेंटर? अब की बार मैंने सुना है उन्होंने सोलन भी सेंटर डाले हैं। सोलन आया है? तैयारी है? पहले ही जाना है एक दिन,
क्योंकि बहुत गंदे रास्ते हैं, बहुत गंदी जगह स्कूल जाते हैं। और इनका तो रिकॉर्ड रहा है कि जब हिमाचल जुडिशरी पेपर लेता है उस दिन तो वहाँ बर्फ़ पड़ती ही पड़ती है, बारिश आती ही आती है। एक बार बहुत टाइम पहले मेरा पेपर आया था हिमाचल में, शिमला के किसी जगह पे, और ना मतलब वो ऑलमोस्ट 250 सीढ़ियाँ नीचे उतर के पेपर था। पहले तो मेरी वैसी हालत ख़राब होगी हाफ हाफ के नीचे उतरने के बाद, और भगवान कहे कि मैं सारा आज ही बरसूंगा। उस दिन ओले भी पड़ गए, उस दिन बारिश भी आ गई, सब कुछ हो गया, और बहुत साल तक ऐसे ही चला। मैं तो उसके बाद तो आई स्टॉप गिविंग पेपर। मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, चाहे फोकट में भी जज बनाते हो, हिमाचल में नहीं बनना भाई। और वो 250 सीढ़ियाँ उतर तो गए, उसे चढ़ना तो फिर मेरे को ऐसा होता है बस अब मुझे कोई ना क्रेन से ऊपर उठा लो, बस मैं चल नहीं सकती हूँ। तो हिमाचल इस पेपर लेने के मामले में बड़े गंदा हिसाब है। सेम विद राजस्थान, भरी गर्मी में पेपर लेते हैं, पंखे उनके चलते नहीं है, और मतलब बहुत ही गंदा हिसाब है। चलो आओ बी इलस्ट्रेशन। ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट बी अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। आपको फंसाएंगे ये एग्जाम्पल देके, कभी कभी लिख देंगे 13 साल के बच्चे को दे दिया, तो आपको लगेगा यार वो तो मेच्योर इनफ है, ठीक है ना, तो आपको फंसाएंगे वो, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो कहा बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट डस द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए दिस 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 दिस, ऐसे ही होगा जैसे कि होना चाहिए। कोई दिक्कत? मेरी बात को सुनो, मैं पूरा अबेटमेंट के सेक्शन नहीं कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो कराऊंगी, तुम लोग पढ़कर आओगे। चलो, ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर इन अ ड्वेलिंग हाउस। अच्छा, मुझे ड्वेलिंग हाउस का मतलब कौन बताएगा? जहां पर लोग रहते हैं उसे ड्वेलिंग हाउस कहते हैं, लिख लो। A instigates B to set fire to a dwelling house. B in consequence of unsoundness of mind, being incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is wrong, or either set fires to the house in consequence of A's instigation. B has committed no offense, but A is guilty of, बस। तो अगर हम बात करें सब चीज़ों की, तो अबेटर की लाइबिलिटी होगी ही होगी, नो मैटर वॉट। डी इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। Intending to cause theft to be committed instigates B to take property belonging to Z out of Z possession. Induces B to believe that property belongs to A. A ने उसको इंड्यूस किया कि प्रॉपर्टी मेरी है, Z के पोजेशन से ले आओ। B ने यही काम कर दिया गुड फेथ में कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। तो B जो है वो मिसकंसेप्शन के अंडर एक्ट कर रहा है, चाहता नहीं था, तो वो थेफ्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, बट A ज़रूर होगा क्योंकि उसको तो सारी सच्चाई पता है। तीनों एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई? आ जाओ 4 पर। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। कुछ नहीं है, सिंपल सी कॉपी में एक बात लिख लो अपने बैरक के आगे, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अबेटमेंट की अबेटमेंट भी ऑफेंस हो सकता है। सिंपल सी कहानी है। मैंने वैष्णवी को बोला जाओ विंध्या का मर्डर कर दो, वैष्णवी ने कहा जाओ आयुषी विंध्या का मर्डर कर दो, तो मैंने जो है वैष्णवी को अबेट किया, वैष्णवी ने आयुषी को अबेट किया, तो अबेटमेंट की अबेटमेंट भी ऑफेंस हो सकता है। विंध्या बच गया, किसी ने भी नहीं मारा उसको। चलो तो देखो, A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z. C commits that offense. ओहो, इसने तो कर दिया भाई। C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment of murder as A instigated B to commit the offense. So A is also liable for the same punishment no matter what. तभी हम कह रहे हैं अबेटमेंट के अबेटमेंट भी ऑफेंस हो सकता है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन 5 पे, बाकी कल कर लेंगे पर 5 पे आ जाओ। It is not necessary to the commission of the offence of abatement by conspiracy that the abettor should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. इसको most important mark कर लो। अब वो यहाँ पे आपको कुछ नहीं कह रहा, वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कह रहा है कि ऑफेंडर और अबेटर ने शायद एक दूसरे से मिले भी हो सकते हैं और मिले नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। शुरू में हमने पढ़ा कि उन्होंने कंस्पायर किया होना चाहिए, एंगेज किया होना चाहिए। वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनको नहीं पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने कहा कि वैष्णवी आपको जो है ना शिवानी का मर्डर करना है,
पर आपको पॉइजन जो है वो आयुषी ला के देगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आयुषी और वैष्णवी जो है वो मिले हुए हो आपस में, बट जो भी एक्ट किया उसके लिए लाइबिलिटी होगी। तो अब देखो, ए कॉन्सर्ट्स विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए ने बी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हमें जेड को मारना है। इट इज अग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर दी पॉइजन। ए जो है वो पॉइजन देगा। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज टू बी एडमिनिस्टर दी पॉइजन। यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी ने कंस्पायर करा कि जेड को मारना है। ए ने कहा कि मैं पॉइजन दूंगा, बी ने कहा सी को कि थर्ड पर्सन तुमको आके पॉइजन देगा, तुमको सिर्फ खाने में डालना है, ठीक है, बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम। उसने ए का नेम नहीं बताया। सी ने कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसने जो है वो पॉइजन लेके और जो है वो क्या कर दिया, डाल दिया। तो ए ने पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया, बी ने उसको समझाया ही था, सी ने उसको डाल दिया, जेड की क्या हो गई, डेथ हो गई। यहाँ पर ए और सी के आपस में कंस्पायर करे थे, बिल्कुल नहीं करा था, बट फिर भी जो है हम सी को क्या मानेंगे, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट मानेंगे, और हम मानेंगे कि जेड के मर्डर के लिए वो लाइबल है। तो हम यहाँ पे मानेंगे सी हैज़ देयरफॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। और अब ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी हमें इससे रिलेटेड जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम ये सीखेंगे कि एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई और बीच में किसी और ने ज्वाइन कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद किसी और ने ज्वाइन कर लिया, तो उनकी लाइबिलिटी कैसे होगी। हम जब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो हम तब बिल्कुल पढ़ेंगे कि क्या पीछे से उसकी लाइबिलिटी शुरू होगी या जिस दिन से उसने ज्वाइन किया है उस दिन से उसकी लाइबिलिटी शुरू होगी। तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में कभी कभी ये बात पूछ ली जाती है। एक बार 47 और 48 आ जाओ ना, छोटा सा ही है। चलो 47 कह रहा है अबेटमेंट जो है वो इंडिया में हुई है, पर ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, बाहर हुआ है। तो अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। तो इंडिया में बैठ के आपने अबेटमेंट बाहर किया है और हम उसे ऑफेंस मानेंगे अगर इंडिया में वो ऑफेंस है तो। अब देखो, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स टू कमिट मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। इंडिया में बैठ के आपने बाहर किया है। अब आप देखो 48 पे आओ, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अभी तो क्या हो रहा था, इंडिया में बैठ के अबेटमेंट हो रही थी, ऑफेंस बाहर हो रहा था, पर अब क्या हो रहा है, अबेटमेंट बाहर हो रही है और उसका इफेक्ट इंडिया में हो रहा है। कुछ बात याद आई, कराची में बैठ के जो है वो इंडिया में जो है उसका इफेक्ट आ रहा था, बस वही। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट्स बी टू कमिट मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। बस, चाहे आपने बाहर से बैठ के किया हो चाहे इंडिया में बैठ के किया हो, आपकी लाइबिलिटी है, आप अबेटमेंट के लिए लाइबल हो जाओगे। क्लियर। और अब आप आगे के सेक्शन पढ़ के आएंगे, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बतानी भी है। मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से भी अटेम्प्ट मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कल टाइम लगा तो कॉन्स्पिरेसी कर लेंगे, वरना तो क्या कहते हैं अबेटमेंट तो खत्म करेंगे ही करेंगे। पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अबेटमेंट का जो लास्ट का एरिया है ना, कि 10 लोगों को किया और इतनी पनिशमेंट उतनी पनिशमेंट, ये कभी पेपर में नहीं आते, ये कभी पेपर में नहीं आते। पेपर में यही चीज़ आती है कि प्रीलिम्स में। तो एक चीज़ और आपको प्रीलिम्स के लिए हमेशा ये बात याद रखनी है, अबेटमेंट विद इन इंडिया, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, ये 2 सेक्शन नंबर ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं करना। एक घिसा पिटा क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि हमें तब तो टिप्स पे आता है कि अबेटमेंट कहाँ पे है, 107 में, ठीक है ना। तो अब आप इसको याद कर लो, अब कहाँ पे है, 45 में, ठीक है। अब बेटर कहाँ पे बताया गया है, तो 46 में। अब आप इसको नए तरह से याद कर लो, तो मुझे भी डिफिकल्टी हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को भी 2 मिनट में याद हो जा रहा है, बट आपको जो है इन चीज़ों को याद करना है। समझ में आई बात। और एक चीज़ कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ। इंस्टिगेट किया, कंस्पायर के लिए एंगेज किया, इंटेंशनल एड किया। एक्सप्लेनेशन 1 बात करिए जब आपने इंस्टिगेट किया, एक्सप्लेनेशन 2 बात करिए जब आपने इंटेंशनल एड किया। कोई भी एक्सप्लेनेशन कंस्पायर के बारे में बात नहीं कर रही है। और एक और बात याद कर लेना कि यहाँ पर कंस्पायर करने के साथ साथ एक्ट होना ज़रूरी है, सिर्फ कंस्पायर आपको लाइबल नहीं बनाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है आप दोनों को? चलो, कोई प्रॉब्लम आ रही है? आ तो रही है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। चलो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू टेक केयर, मैं आपका डाउट लेती हूँ। हाँ बताओ।